आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट की गड़बड़ी, गैस, कब्ज, ये सब कितनी आम बातें हो गई हैं, है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा ही बन गई हैं। और एक पुरानी कहावत तो हम सबने सुनी ही है, पेट साफ तो हर रोग माफ। लेकिन ये सिर्फ कहावत नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। सही कहा। और इसी विज्ञान की जड़ों तक आप देखिए, योग और आयुर्वेद हजारों साल पहले ही पहुंच चुके थे। उनका मानना था कि लगभग 80% बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। तो आज हम इसी से जुड़ी एक प्राचीन और काफी शक्तिशाली यौगिक शुद्धि क्रिया पर बात करने वाले हैं, बस्ती। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वे हठयोग के प्राचीन ग्रंथों, आयुर्वेद और निसर्गोपचार के सिद्धांतों पर आधारित हैं। जी। तो आज की इस चर्चा का लक्ष्य ये समझना है कि बस्ती क्रिया असल में है क्या, ये सिर्फ एक मेडिकल एनीमा से कहीं ज्यादा कैसे है, और ये शरीर के वात दोष और हमारी प्राण ऊर्जा को कैसे रीसेट करती है। जरूर। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत इसके मूल सिद्धांत से करते हैं। ठीक है, तो मैंने स्रोतों में पढ़ा कि योग में षट कर्म की एक अवधारणा है। हठ योग में शरीर को एक घट यानी मिट्टी के मटके की तरह माना गया है। हाँ, ये सादृश्य बहुत सुंदर है। सोच ये है कि प्राणायाम जैसी ऊंची क्रियाओं से पहले शरीर की शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसे अगर मटका ही अंदर से गंदा या कच्चा हो तो उसमें रखा पानी मतलब प्राण ऊर्जा वो कैसे शुद्ध रहेगी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। षट कर्म का मतलब ही है 6 क्रियाएं। धौती, बस्ती, नेति, हाँ, त्राटक, नौली और कपालभाति। इनमें से हर एक क्रिया शरीर के अलग अलग हिस्सों को साफ करने के लिए है। और बस्ती का विशेष महत्व? उसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये पाचन तंत्र के बिल्कुल अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी बड़ी आंत, कोलन की सफाई करती है। अच्छा। आयुर्वेद में एक बहुत जरूरी अवधारणा है आम की। आम मतलब मैंगो वाला आम तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम का मतलब है वो अपचित भोजन का जहरीला चिपचिपा अवशेष जो शरीर में सड़कर बीमारियां पैदा करता है। तो एक तरह से टॉक्सिन्स। हाँ, आप कह सकती हैं। और बस्ती इसी आम को शरीर से बाहर निकालने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। तो क्या हम इस आम को आधुनिक भाषा में जैसे गट में होने वाली इन्फ्लेमेशन या हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ इससे जोड़ सकते हैं? क्या ये उसी स्तर पर काम कर रहा है? ये एक बहुत अच्छी तुलना है। जी हाँ, आप इसे गट हेल्थ का प्राचीन आयुर्वेदिक संस्करण समझ सकते हैं। जब पाचन अग्नि कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं और यही आम बनता है जो आज के गट डिस्बायोसिस जैसा ही है। यहाँ एक और बात दिलचस्प है, बस्ती शब्द का मतलब क्या है? हाँ, ये भी रोचक है। स्रोतों में बताया गया है कि संस्कृत में इसका मतलब मूत्राशय या पेट का निचला हिस्सा होता है। और एक तथ्य ये भी है कि प्राचीन काल में एनीमा देने के लिए जानवरों के मूत्राशय का इस्तेमाल एक थैली की तरह किया जाता था। और शायद इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम बस्ती पड़ा। हाँ, शायद। क्या बात है। और यह इस क्रिया के मूल सिद्धांत को और मजबूत करता है, जिसे मराठी में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, शुद्ध आतड़े मंजे स्थिर वात व सुदृढ़ आरोग्य। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ आंत का मतलब है स्थिर वात और स्वस्थ शरीर। यहाँ वात को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष शरीर का किंग है। किंग? हाँ, राजा। यह शरीर की सभी गतियों को नियंत्रित करता है। सांस लेना, दिल का धड़कना, नसों में सूचना का प्रवाह और शरीर से मल का बाहर निकलना भी। अच्छा। और अगर वात बिगड़ जाए तो ये शरीर के दूसरे 2 दोषों यानी पित्ता और कफ को भी अपनी जगह से हिला देता है। तो ये तो हुआ इसका मूल सिद्धांत। लेकिन ये विचार आए कहाँ से? मुझे लगता है कि अब हमें सीधे उन प्राचीन ग्रंथों को देखना चाहिए जहां इसका पहली बार जिक्र हुआ। हाँ, जैसे हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता। बिल्कुल, क्योंकि मूल स्रोत हमें हमेशा सबसे साफ तस्वीर देते हैं। तो सबसे पहले हठ योग प्रदीपिका की बात करते हैं, जिसे 15वीं सदी में स्वात्माराम सूरी ने लिखा था। इसमें जल बस्ती का जिक्र है। इसकी प्रक्रिया अद्भुत है। कैसी है प्रक्रिया? मैंने जो पढ़ा वो कल्पना करने में थोड़ा मुश्किल था। इसे सरल बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई किसी नदी या तालाब में नाभि तक पानी में उत्कटासन यानी चेयर पोज जैसी स्थिति में बैठा है। ठीक है। अब योगी अपने पेट की मांसपेशियों का उपयोग करके एक तरह का वैक्यूम बनाते हैं। वैक्यूम? जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ खींचते हैं? बिल्कुल वैसे ही। अपनी इच्छा शक्ति और शारीरिक नियंत्रण से वे पानी को अंदर खींचते हैं, आंतों को घुमाकर उसकी सफाई करते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। वाह! मतलब ये पूरी तरह से शरीर के अपने नियंत्रण में होता है, किसी बाहरी उपकरण से नहीं। जी, ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है।
ये तो शरीर पर पूरी तरह से महारत हासिल करने जैसा है। और इसके फायदे क्या बताए गए हैं? हठ योग प्रदीपिका कहती है कि इसके लाभ बहुत गहरे हैं। ये गुल्म मतलब पाइल्स, प्लीहा यानी स्प्लीन का बढ़ना और त्रिदोष वात, पित्त, कफ से होने वाले सभी रोगों का नाश करती है। हाँ, तो ये सिर्फ कब्ज ठीक करने की बात नहीं है। नहीं, ये तो शरीर की पूरी केमिस्ट्री को संतुलित करने की बात है। और एक बात और कही गई है कि इससे शरीर की कांति बढ़ जाती है। सही। इसका मतलब है कि इसका असर त्वचा तक पर दिखता है, जो साफ बताता है कि शरीर अंदर से कितना शुद्ध हो गया है। बिल्कुल, और आप सही पकड़ रहे हैं। प्राचीन योगियों के लिए बाहरी सुंदरता हमेशा आंतरिक स्वास्थ्य का एक प्रतिबिंब थी। अच्छा, अब दूसरे ग्रंथ घेरंड संहिता की बात करें तो महर्षि घेरंड ने इसे और स्पष्ट रूप से 2 प्रकारों में बांटा है। पहला तो वही है जलवस्ती, और उसके लाभों में उन्होंने मूत्र और पाचन संबंधी विकारों को दूर करने की बात की है, और ये भी कहा है कि इससे शरीर कामदेव जैसा सुंदर बन जाता है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है स्थल बस्ती, जिसे शुष्क बस्ती भी कहते हैं। ये बिना पानी के जमीन पर की जाती है। बिना पानी के? वो कैसे? इसमें पश्चिमोत्तानासन जैसे आसन में बैठकर अश्विनी मुद्रा यानी गुदा की मांसपेशियों को बार बार सिकोड़ना और ढीला छोड़ना। हाँ, उसी से हवा को अंदर खींचा जाता है। इसका मुख्य लाभ बताया गया है जठराग्नि, यानी हमारी पाचन की अग्नि का तेज होना। तो ये एक तरह से शरीर के मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने जैसा है। बिल्कुल। तो अगर हम दोनों ग्रंथों को देखें तो हठ योग प्रदीपिका का नजरिया ज्यादा बीमारियों को ठीक करने यानी थेराप्यूटिक लगता है। हाँ, जबकि घेरंड संहिता ज्यादा तकनीकी है, वो क्रिया के प्रकारों को साफ साफ बताती है। सही निष्कर्ष। एक ग्रंथ क्यों पर ज्यादा जोर दे रहा है तो दूसरा कैसे पर। वाह, ये गट पेन वाली बात मुझे हमेशा फैसिनेट करती है। हम अक्सर कहते हैं आई हैव अ गट फीलिंग अबाउट दिस, या मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। हाँ, है ना। और आयुर्वेद हजारों साल पहले ही इस कनेक्शन को समझ चुके थे कि हमारे पेट का हमारे मन पर सीधा असर होता है। वे सिर्फ समझ ही नहीं चुके थे, उन्होंने इस पर काम करने के तरीके भी खोज लिए थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है। कैसे? आयुर्वेद के अनुसार पक्वाशय यानी बड़ी आंत वात का मुख्य स्थान है। हमारे शरीर में 5 मुख्य वायु या प्राण होते हैं। प्राण, अपान, समान। जी, इनमें से अपान वायु नाभि के नीचे काम करती है और इसका काम है मल मूत्र जैसी चीजों को शरीर से बाहर निकालना। इसकी प्राकृतिक दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। और कब्ज होने पर इसका क्या होता है? जब कब्ज होती है तो आंतों में मल जमा हो जाता है और सड़ने लगता है, जिससे गैस बनती है। ये गैस अपान वायु के नीचे की ओर जाने वाले प्राकृतिक प्रवाह को रोक देती है, उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। बिल्कुल। इस उल्टी गति को आयुर्वेद में उदावर्त कहते हैं। अच्छा, तो ये वही एहसास है जब कब्ज होने पर लगता है कि पेट में सब कुछ जाम हो गया है और गैस या एसिडिटी सिर की तरफ चढ़ रही है। बिल्कुल यही, जिससे बेचैनी और सिर दर्द होता है। आयुर्वेद ने इस एहसास को उदावर्त का नाम दिया है। समझ गया। और बस्ती क्रिया जमे हुए मल और गैस को बाहर निकालकर अपान वायु का रास्ता साफ कर देती है। तो जब अपान वायु संतुलित होकर अपनी सही दिशा में बहने लगती है तो उसका सीधा सकारात्मक असर प्राण वायु पर पड़ता है, जो हमारी छाती में स्थित है और जीवन ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। अच्छा। इसी वजह से बस्ती के बाद शरीर में जबरदस्त हल्कापन और ऊर्जा महसूस होती है। और मानसिक स्तर पर वो दूसरा मस्तिष्क वाली बात का क्या? आधुनिक विज्ञान जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहता है, वो यही है। हमारे मूड को अच्छा रखने वाले कई न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे 90% से ज्यादा सेरोटोनिन बड़ी मात्रा में हमारी आंत में बनते हैं। क्या बात है। जब आंतें साफ होती हैं और वहाँ का माहौल अच्छा होता है तो इन रसायनों का उत्पादन सुधरता है, जिससे मन शांत और स्थिर होता है। ये बात 100% सच है। हम सबने महसूस किया है कि जिस दिन पेट ठीक नहीं रहता उस दिन किसी काम में मन नहीं लगता, एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट रहती है। ये जानना कि इसके पीछे सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का विज्ञान है, कमाल है। तो ये साफ है कि बस्ती सिर्फ एक यौगिक एनिमा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस अंतर को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ये अंतर समझना ही सबसे बड़ी बात है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? पहला और सबसे बड़ा अंतर है पानी लेने की विधि। आधुनिक एनिमा में पानी गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी से निष्क्रिय रूप से शरीर में जाता है। आप बस लेट जाते हैं और पानी अपने आप अंदर चला जाता है। जबकि यौगिक बस्ती एक सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ, इसमें साधक अपने पेट और मांसपेशियों का नियंत्रण करके
पानी को अपनी इच्छा से अंदर खींचता है। तो ये शरीर को सिखा रहा है कि उसे खुद कैसे काम करना है, बजाय इसके कि वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहे। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फर्क है मांसपेशियों पर असर। बस्ती क्रिया में पेट और गुदा की मांसपेशियां मजबूत होते हैं। अच्छा। जबकि बार बार एनेमा लेने से ये मांसपेशियां कमजोर और कह सकते हैं आलसी हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें काम करने की आदत नहीं रहती। और पहुंच का भी फर्क है ना? हाँ, तीसरा फर्क पहुंच का है। एक कुशल योगी जब बस्ती करता है तो पानी बड़ी आंत के काफी ऊपरी हिस्से यानी असेंडिंग कोलन तक पहुंच सकता है, जबकि एनेमा का पानी आमतौर पर निचले हिस्से तक ही सीमित रहता है। और आखिर में उद्देश्य का फर्क तो है ही। हाँ, तो सार ये है कि एनेमा शरीर के लिए एक निष्क्रिय धुलाई है, एक पैसिव वॉश। हाँ, जो बाहरी मदद पर निर्भर है, जबकि बस्ती एक सक्रिय आंतरिक कसरत है, एक एक्टिव इंटरनल वर्कआउट जो शरीर को आत्मनिर्भर बनाती है और उसकी ऊर्जा को भी संतुलित करती है। सही कहा। ये सिर्फ सफाई नहीं, ये शरीर को खुद को ठीक करना सिखा रही है। क्या दूसरे स्वास्थ्य विज्ञान भी पेट की सफाई को इतना ही महत्व देते हैं, जैसे कि निसर्गोपचार या नेचुरोपैथी? निसर्गोपचार का तो मूल सिद्धांत ही यही है कि सभी रोगों का कारण शरीर में जमा गंदगी है। मॉर्बिड मैटर? जी, निसर्गोपचार के अनुसार जब हम गलत भोजन करते हैं तो वो पूरी तरह पचता नहीं और उसके अवशेष, जिसे फीकल मैटर कहते हैं, आंतों की दीवारों पर प्लास्टर की तरह चिपक जाते हैं। और समय के साथ ये परतें कठोर हो जाते हैं और शरीर यहीं से जहर सोखना शुरू कर देता है। तो निसर्गोपचार में एनीमा का उपयोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। हाँ, शरीर से इन्हीं विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। निसर्गोपचार में तो तेज बुखार में भी एनीमा दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि माना जाता है कि आंतें साफ होते ही शरीर का तापमान अपने आप नीचे आ जाता है। क्या बात है। तो योग हो या निसर्गोपचार, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि पोट साफ तर सब माफ, यानी पेट साफ तो सब माफ। और आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है इस पर? आयुर्वेद ने तो बस्ती को अर्ध चिकित्सा यानी आधी चिकित्सा का दर्जा दिया है। आधी चिकित्सा? हाँ, ये सुनकर ही पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। खासकर वात दोष से जुड़े रोगों के लिए बस्ती को ब्रह्मास्त्र माना गया है। ब्रह्मास्त्र, ये तो बहुत बड़ा शब्द है, ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि 80 तरह की बीमारियां सिर्फ वात दोष के बिगड़ने से होती हैं। जैसे जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, अनिद्रा, चिंता, ये सब। और देखिए, आयुर्वेद कहता है कि वात का मेन अड्डा, उसका घर बड़ी आंत है। अच्छा, वात का घर। हाँ, तो सीधी सी बात है, अगर आप घर में ही सफाई कर देंगे तो वात तो अपने आप शांत हो ही जाएगा। तो क्या आयुर्वेदिक बस्ती और यौगिक बस्ती एक ही हैं, या इनमें भी कोई अंतर है? नहीं, इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। यौगिक बस्ती, जैसा हमने चर्चा की, मुख्य रूप से पानी या हवा का उपयोग करती है और इसका उद्देश्य स्वच्छता और आध्यात्मिक उन्नति है। ये एक तरह की धुलाई या कार वॉश है। और आयुर्वेदिक बस्ती जो पंचकर्म का हिस्सा है, उसमें औषधीय काढ़े और औषधीय तेल का उपयोग होता है। मतलब निरूहा बस्ती और अनुवासन बस्ती। जी, ये ज्यादा उपचारात्मक है। इसे आप गाड़ी की ऑयलिंग और सर्विसिंग जैसा समझ सकते हैं, जो इंजन के अंदर जाकर उसे पोषण देती है और ठीक करती है। क्या बात है। एक है सफाई और दूसरी है मरम्मत और पोषण। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर कोई इसे सही तरीके से किसी गुरु के मार्गदर्शन में करता है तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? फायदों की सूची काफी लंबी है, पर मुख्य रूप से देखें तो सबसे पहले पाचन तंत्र पर असर दिखता है। पुरानी कब्ज, गैस, अपचन से छुटकारा। हाँ, दूसरा ये वात को नियंत्रित करती है, जिससे कमर और घुटनों के दर्द जैसे वात विकारों में बहुत आराम मिलता है। और तीसरा, जब आंतें साफ होती है तो खून भी साफ होता है, जिससे मुहासे कम होते हैं और चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है। और मानसिक स्तर पर मन शांत और स्थिर होता है। आलस्य दूर होकर शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, और शायद इसीलिए ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि ये शक्ति हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किन लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगा। कुछ लोगों को बस्ती क्रिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, जिन्हें पेट में अल्सर, कोलाइटिस, हर्निया या रक्तस्रावी बवासीर की समस्या है, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स। जी, और जिन्हें हृदय रोग या उच्च रक्तचाप की गंभीर समस्या है, उन्हें भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सांस रोकने और पेट पर दबाव डालने की प्रक्रिया होती है।
और अगर कोई योग्य है तो उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कुछ बुनियादी सावधानियां हैं जो अनिवार्य हैं, जैसे इस्तेमाल की जाने वाली नली चिकनी होनी चाहिए और उस पर तेल या घी लगाना जरूरी है। और पानी का तापमान? पानी का तापमान शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म। यह क्रिया हमेशा सुबह खाली पेट ही की जानी चाहिए। और बाद में कुछ हल्का खाना जरूरी होगा? हाँ, क्रिया के बाद खिचड़ी और घी जैसा हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए, क्योंकि उस समय पाचन तंत्र बहुत संवेदनशील होता है। और सबसे बड़ी चेतावनी क्या होगी? सबसे बड़ी और अंतिम चेतावनी यही है कि इस क्रिया को कभी भी किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर खुद से करने की कोशिश न करें। सही बात है। यह एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली तकनीक है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसे हमेशा किसी योग्य और अनुभवी योग गुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में ही सीखना और करना चाहिए। तो आज हमने योग की एक गहरी और शक्तिशाली शुद्धि तकनीक बस्ती को समझा। हमने देखा कि ये सिर्फ शारीरिक सफाई की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये शरीर की ऊर्जा प्रणाली, खासकर प्राण और अपान वायु को संतुलित करने का एक बहुत गहरा जरिया है। बिल्कुल। आयुर्वेद, योग और निसर्गोपचार तीनों ही प्राचीन विज्ञान इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि एक स्वस्थ आंत ही अच्छे स्वास्थ्य का प्रवेश द्वार है। हाँ। आधुनिक जीवन शैली से पैदा हुए वात विकारों के लिए बस्ती क्रिया एक बहुत प्रभावी उपाय हो सकती है, लेकिन इसे पूरी सटीकता, सम्मान और सावधानी के साथ ही अपनाया जाना चाहिए। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम अपने शरीर को एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मशीन मानते हैं, तो बस्ती जैसी क्रियाएं सिर्फ उसकी बाहरी सफाई नहीं, बल्कि उसकी रिकैलिब्रेशन या सूक्ष्म ट्यूनिंग है। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी बाहरी सफाई और दिखावे पर इतना ध्यान देते हैं, पर अपने शरीर की इस आंतरिक मशीनरी की सर्विसिंग और ट्यूनिंग के लिए कितने तैयार हैं? और इसके लिए हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ दोनों का संतुलन कैसे बना सकते हैं?